अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए बहुत एक खुशी का दिन है। आज हमारा मुल्क जो है आज़ाद होकर 75 ईयर्स हुआ है। मेरे से पहले प्रेसिडेंट साहब ने आपके सामने चंद बातें रखी कि आज़ादी को किस तरीके से हासिल किया गया। मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि आज़ादी को हासिल करना जितना इम्पोर्टेंट था, हाउ मच इम्पोर्टेंट इट वॉज टू गेट फ्रीडम, दैट मच इम्पोर्टेंट इट इज़ टू प्रोटेक्ट फ्रीडम। आज़ादी को बचाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे ये आज़ादी मिलने का चंद लोग याद करते हैं लास्ट के चंद सालों के बारे में, लेकिन आपको बहुत शुरू से देखना होगा। शुरू से अगर आप देखेंगे इंडिया में कहा जाता है कि आज़ादी की जंग जो है, हम लोग कहते हैं कि बहुत अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुई। सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू नहीं, सबसे पहले इंडिया में जो आए वो पोर्चुगीज थे। पोर्चुगीज के खिलाफ जो जंग शुरू हुआ, स्पेशली केरला में, केरला के मलबार में, उसके बाद में जो है गोवा में, अलग अलग जगह में जो पोर्चुगीज के खिलाफ जो जंग शुरू हुई, वो जंग इंडिया की पहली आज़ादी की जंग थी। और उस आज़ादी के जंग में आप देखते थे उस जमाने में पोर्चुगीजों के खिलाफ जो जंग हो रही थी उसको आज कोई भी याद नहीं रख रहा है। उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। और उस जंग में अगर सबसे बड़ा रोल किसी ने प्ले किया था तो मरकार फैमिली ने किया था। जो मोहम्मद अली मरकार, कुन्नी अली मरकार, ये जो फैमिलीज हैं, ये फैमिली के लोगों ने पोर्चुगीज जो नेवी थी, पोर्चुगीज नेवी उस जमाने की सबसे पावरफुल नेवी कहलाती थी। ब्रिटिश नेवी भी उस जमाने में कुछ नहीं थी, स्पेनिश नेवी भी उस जमाने में कुछ नहीं थी। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नेवी जो थी उस जमाने में पोर्चुगल की नेवी थी। और उस पोर्चुगल की नेवी को पूरे साउथ इंडिया से भगाकर, यानी केरला में कोच्चि, त्रावणकोर से भगा कर लाश को लेके जाके सिर्फ और सिर्फ गोवा में लिमिट करके रखा गया है। ये ऑलमोस्ट 150 इयर्स का एक स्ट्रगल था। 150 इयर्स का एक स्ट्रगल था, जिस स्ट्रगल को उस जमाने में जामोरी हुकूमत के जो नेवल कमांडर्स थे, जिसमें से अली मरकार, कुन्नी अली मरकार, मोहम्मद अली मरकार, इन्होंने लीड किया था। ये चीज़ों को हम लोग याद नहीं कर रहे। उसके बाद अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा जंग हमारे कर्नाटका में लड़ा गया था। आप लोग जानते हैं इंडिया जो था, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, इंडिया एक सिंगल हुकूमत होना बंद हो गया था। मुगल्स के औरंगजेब का वक्त लास्ट टाइम था जब इंडिया एक सिंगल कंट्री था। उसके बाद अलग अलग छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे। ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के अंदर थे। राजपूताना अलग था, निज़ाम का एक अलग था, मैसूर किंगडम अलग था, अलग अलग छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर अंग्रेज आकर किस तरीके का एक टेक्निक कर रहे थे कि वो इन प्रिंसली स्टेट्स को प्रेशराइज कर रहे थे कि आप लोगों को हमारे सोवरेनिटी के अंदर आना है। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि आप हुकूमत करो, लेकिन जो हम बोलेंगे वैसा आपको हुकूमत करना होगा। आपको टैक्स देना पड़ेगा ब्रिटिश को, आपको अपने आर्मी को एक्सपांड करने का हुकूमत नहीं है, आपको अपने बाउंड्रीज एक्सपांड करने की हुकूमत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सोचा था क्या प्रॉब्लम है। निज़ाम ने सोचा था हैदराबाद में हो कि ब्रिटिश के गुलाम बन जाएंगे। जो मराठा किंगडम थे उन्होंने सोचा था निज़ाम के इसके ब्रिटिश के गुलाम बन जाएंगे। बहुत सारे अगर आप बहुत सारे नवाब भी थे इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोग सोचे हम लोग गुलाम बन जाएंगे, बहुत सारे राजा के गुलाम बन जाएंगे। उस टाइम पर ये ब्रिटिश की जो है एक लॉन्ग टर्म जो उनका प्लान था, द लॉन्ग टर्म प्लान ब्रिटिश की स्लोली पूरे इंडिया को स्लेव बनाने का जो प्लान था, उस प्लान को सबसे पहले रियलाइज हजरत टीपू सुल्तान करते हैं। और ये हम लोग नहीं कहते। उस जमाने में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर स्टडी किया गया था, टीपू सुल्तान के स्टडी किया गया था। और उस वक्त टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली ने जो ब्रिटिशों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई का इम्पैक्ट इतना था कि अमेरिका के अंदर भी आपको पता होना चाहिए, उसी टाइम पर जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका में भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। और अमेरिका के जो रेवोल्यूशनरी फाइटर्स थे, उन फाइटरों को हैदर अली के और टीपू सुल्तान के स्टोरीज से इतना इंस्पिरेशन मिलता था कि अमेरिका के अंदर जो एक शिप बनाया गया था ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए, उस शिप का नाम भी हैदर अली रखा गया था। उस शिप का नाम भी हैदर अली रखा गया था। ये था इंडिया का इंप्रेशन। हम लोग कहते हैं कि इंडिया अमेरिका से सीखता है करके, हम लोग कहते हैं इंडिया वेस्ट से सीखता है, लेकिन वेस्ट को इंपीरियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ सिखाया इंडिया ने। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में सिखाया गया। इसलिए आप जानते हैं जिस वक्त टीपू सुल्तान के बारे में आज क्या क्या बातें चल रही है, लेकिन आप अगर रियल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा
He was the first nationalist even before people understood the meaning of nationalism. लोगों को नेशनलिज्म क्या है पता है नहीं, क्योंकि everyone were busy with their own petty kingdom. हर कोई अपने petty kingdom के पीछे पड़ा था. उस टाइम पर नेशनलिज्म क्या है ये कहने वाले एक आदमी हजरत टीपू सुल्तान थे. और जब हजरत टीपू सुल्तान का हम जानते हैं, जब वो शहीद हुए जंग के मैदान में, उस वक्त के जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे, उस वक्त जो ब्रिटिश के कमांडर थे, उस कमांडर का आपको याद रहना चाहिए व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट. हिज स्टेटमेंट वाज, उन्होंने अपनी जो वाइन थी और अपना जो पूरे कमांडर्स थे, उन कमांडर्स के साथ उन्होंने शैंपेन पिया और पीकर उन्होंने कहा टुडे नो वन विल स्टॉप अस फ्रॉम कॉन्करिंग इंडिया. यानी इंडिया कॉन्कर करने में उनके लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो था वो टीपू सुल्तान था. उसके बाद हम देखते हैं 1857 का वाकया आया. 1857 के वक्त इंडिया में ऐसा हो गया था कि ब्रिटिश अब तक इंग्लैंड के अंदर इंडिया नहीं चला गया था. सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी इंडिया को चला रही थी. इंग्लैंड नहीं चला रहा है, कंपनी चला रही थी, एक प्राइवेट कंपनी. जिस तरीके से आज अदानी अंबानी इंडिया को चला रहे, उसी तरीके से उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को चला रहा था. उस टाइम पर लोगों ने सोचा था कि सारे हुकूमत कमजोर हो गए हैं, बट हम देखते हैं उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सिपाही थे, उस सिपाही में हिंदू सिपाही थे, मुस्लिम सिपाही थे. उन्होंने साथ में मिलकर मीरठ से, कानपुर से वो लोग आ गए, मद्रास से ये सब लोग आ गए. आकर कहाँ गए? ये लोग आकर गए दिल्ली में. दिल्ली में 80 इयर्स के एक बुजुर्ग, एक बूढ़े आदमी जिसका नाम बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्परर, मीरठ से हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब लोग मिलकर कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं. जाकर बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप हमें लीड करो, आप हमारे इस वॉर को लीड करो. लोग सोच रहे थे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन देखा किस तरीके से ब्रिटिश जो है हारने वाली थी. वो तो क्या हुआ कि लाहौर का जो एरिया था, उस एरिया में ब्रिटिश ने इंडियन आर्मी को, जो इंडियंस ब्रिटिश में थे, उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन आने के लिए नहीं दिया गया. वहां पर टेलीग्राम सिस्टम को क्लोज कर दिया गया, वहां पर पोस्टल सिस्टम को क्लोज किया गया, पूरा कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया गया. क्योंकि जिस तरीके से मद्रास में, जिस तरीके से कानपुर में, जिस तरीके से मीरठ में, जिस तरीके से बंगाल में, उसी टाइम पर अगर जो सिंध और लाहौर की जो मिलिट्री भी जो अगर रिवोल्ट कर देती तो ब्रिटिश उसी वक्त इंडिया से चले जाते. उतना एक बुरा हालत ब्रिटिश का हो गया था. और इस जंग में लीड करने वाले बहुत सारे उलमा भी थे. हिस्ट्री में आता है कि जो ट्रंक रोड था, ट्रंक रोड यानी एक रोड है जो लाहौर से डक्का यानी बांग्लादेश तक कनेक्ट करने वाली ट्रंक रोड है. उस ट्रंक रोड में एक भी ऐसा ट्री नहीं था, एक भी ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें एक आलिम की, एक उलमा की, एक मौलाना की उसमें एक बॉडी लटक नहीं रही थी. उस तरीके का एक ये हुआ था. ब्रिटिशों ने ये 1857 वापस से नहीं होना इसलिए एग्जीक्यूशन सेंटर्स बनाए थे. एग्जीक्यूशन सेंटर्स मतलब बड़े बड़े ग्राउंड के अंदर पैसे टिकट्स लगकर लोगों को लाके बैठाया जाता था ब्रिटिश को. और वहां पर जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स को अलग अलग तरीके से उनका मर्डर किया जाता था ताकि सब लोगों को दिखाया जाए कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. उसके बाद हम देखते हैं जब सत्याग्रह आया, जब गांधी जी ने लीड किया सत्याग्रह को, जब अली ब्रदरान ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट इंडिया के अंदर चलाया, और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे मूवमेंटों ने किस तरीके से एक देश के अंदर एक हवा लाई. लेकिन इन सारे चीजों में जो मैंने आपके सामने पोर्चुगल के खिलाफ जो फाइट हुआ, वहां से लेकर आप महात्मा गांधी और नेहरू की जो फाइट थी उस वक्त तक का अगर आप देखेंगे, इन सब में एक वेरी कॉमन चीज क्या था? सेक्रीफाइस था. बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था. आप लोग जानते होंगे भगत सिंह के बारे में हम जानते हैं. भगत सिंह की एज क्या थी? भगत सिंह की एज वो अभी तक 30 साल भी नहीं हुआ था, 30 साल से कम उम्र की थी उनकी, वेरी यंग एज में थे. और भगत साहब ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर कहां पर गुजारा? जेल में गुजारा. जवाहरलाल नेहरू 9 टाइम्स जेल को गए. महात्मा गांधी 6 टाइम्स साउथ अफ्रीका में जेल में गए, 7 टाइम्स इंडिया में जेल में गए. फैजुल हक खैराबादी अंडमान निकोबार में पूरी जिंदगी वहां पर काला पानी में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी. लास्ट जब उनका रिहाई का मौका आया तब भी वो वहां पर थे. कई जो जंग के आजादी के जो वॉरियर्स थे वो सारे लोग जेल के अंदर अपनी जिंदगी गुजारे. यानी सैक्रिफाइस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम. हमेशा याद रखिए, हमेशा एनी टाइम द गवर्नमेंट विच
wants to take away your freedom will punish the people who fight for freedom. ये हमेशा हुआ है और उस जमाने में हुआ, आज भी हम देख रहे हैं, आज भी आप देखेंगे बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, बहुत सारे सिविल राइट एक्टिविस्ट जैसे सुधा भारद्वाज, जैसे अनिल तेलतुंबले, जैसे अलग अलग जो एक्टिविस्ट हैं, ये सारे एक्टिविस्ट जो इतने सालों से देश के लिए फाइट कर रहे थे, आज वो लोग काम पर जेल के अंदर है। फादर स्टैनली जो जाकर आदिवासियों के लिए काम करते थे, फादर स्टैनली को जेल के अंदर पूरी जिंदगी उनका जेल के अंदर डालकर रिहा भी नहीं किया गया। सीए एनआरसी के वक्त जो पूरे इंडिया में आवाज उठाने वाले बड़े बड़े एक्टिविस्ट थे, जैसे उमर खालिद थे, गुलफिशा थी, ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्टों को आज देखते हैं हम लोग जेलों के अंदर डाल दिया गया है। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो लोग फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, जैसे तीस्ता सितलवाद, अलग अलग लोगों को हम देखते हैं आज भी जेलों के अंदर डाल रहे हैं। यानी याद रखिए, तो प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम सैक्रिफाइस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आज हम देख रहे हैं इज्जत किसको दी जा रही है? इज्जत उन लोगों को दी जा रही है जो लोग ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा कर्नाटका गवर्नमेंट का एक कंट्रोवर्सी चल रहा है कि पेज में नेहरू का फोटो नहीं है, नेहरू का फोटो नहीं है, सावरकर का फोटो है। अब सावरकर कौन था? सावरकर वाज दैट पर्सन जिसने 5 टाइम मर्सी पिटीशन डाला था, 5 टाइम्स मर्सी पिटीशन डाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और लोग कहते हैं ओनली मर्सी पिटीशन ना, सिर्फ मर्सी पिटीशन नहीं, जब वो काला पानी से रिलीज होकर पूना में वापस आया, आने के बाद में उसने अपने मर्सी पिटीशन में जो कहा था उस चीज को उसने फुलफिल किया। उसने जाकर कोई भी मूवमेंट, यानी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट में उसने हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे इंडिया में जाकर इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के लिए जब लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, अब हर एक घर में जाके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कह रहे थे तुम्हारे 2 बेटे हैं तो 1 बेटे मुझे दो, जब 2 बेटे तो 1 बेटे मुझे दो, उस वक्त पर पूरे इंडिया में जब आजाद हिंद फौज का रिक्रूटमेंट हो रहा था, उस वक्त सावरकर कह रहा था नहीं कोई भी उसे ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए बात कर रहा था। ऐसे लोग जो पूरा गद्दारी किए हैं, ऐसे लोगों को आज नेशनल हीरोज बताया जा रहा है। हेगडेवर एक ही आदमी, देखिए जो भी लोग जेल में जाते हैं, हम जेल जाते हैं, जेल में जाने के बाद क्या होता है, खाना नहीं मिलता। भगत सिंह जेल में गए, भूखे मरे थे, कुछ भी खाना नहीं था, हंगर फास्ट था भगत सिंह का, और उनके साथी जो थे भूख से मर गए, शहीद हो गए जेल के अंदर ड्यू टू हंगर। लेकिन आरएसएस के फाउंडर हेगडेवर, उनको जेल में डाला गया था। पहली बार जेल से बाहर आने के बाद उनके बायोग्राफी में आता है कि मेरे कपड़े टाइट हो गए थे क्योंकि 11 किलो वजन बढ़ गया था। यानी जेल में भी जाकर 11 किलो वजन बढ़ गया, वो इसलिए क्योंकि खुद अपने बायोग्राफी में लिखते हैं जेलर के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या था, बहुत अच्छा था। यानी ऐसे लोग जो फुल लाइफ ब्रिटिशों के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किए, जो लोगों ने कहा था कि डोंट फाइट, नो फाइट अगेंस्ट द इंटरनल एनिमीज दैट मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड कम्युनिस्ट, इनसे लड़ने के लिए अपना खून को बचाओ, ऐसे लोगों को आज ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो याद रखिए, ये जो लोग जिन्होंने आजादी के लिए कुछ भी नहीं किया, दे हैव डन नथिंग फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, they are being glorified, but the real people who did everything, sacrificed everything for the country, वैसे लोगों को आज डिफेम किया जा रहा है। हमेशा याद रखिए ये ऐसे ही होगा, हमेशा जो लोग आजादी के लिए बात करेंगे उन्हें टारगेट किया जाएगा। लेकिन हिस्ट्री हमेशा उन लोगों को याद रखेगी who fought for freedom. Today no one remembers Hitler. हिटलर का नाम लेते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है। No one remembers Mussolini. No one remembers General Franco, but everyone remembers George Washington. Everyone remembers Martin Luther King Jr. Everyone remembers Mahatma Gandhi. Everyone remember नेहरू। ये सब लोगों को लोग क्यों याद रखते हैं? क्योंकि जब भी आजादी का जब जंग होता है, जिन जिन लोगों ने आजादी के लिए काम किया, लोग उन्हें याद रखते हैं। टायरेंट्स को कोई भी याद नहीं रखता। तो आज भी जो लोग आजादी को छीनना चाहते हैं, एक अथॉरिटेरियन कल्चर इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं, इंडिया के फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को खत्म करके यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप लाने की बात करते हैं। हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड टू देम, हिस्ट्री का काइंड रहेगा। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हम लोग वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जब से हम शुरू हुए हमने एक स्लोगन किया। उस स्लोगन का नाम क्या था? बी द सेंटिनल ऑफ फ्रीडम। बी द सेंटिनल ऑफ फ्रीडम। व्हाट डज इट मीन? बी द सेंटिनल ऑफ फ्रीडम का मतलब है आजादी का मुहाफिज बनो। बी द प्रोटेक्टर्स ऑफ फ्रीडम, because freedom needs to be protected. We received this freedom from our parents, we have to give this freedom to our children.
अगर हमारे बच्चों को हम लोग ये फ्रीडम नहीं देंगे और चिल्ड्रंस विल कीप अस अकाउंटेबल कि आप लोगों ने डेमोक्रेसी को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने सेक्युलरिज्म रिपब्लिक नेचर को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एज इंपॉर्टेंट इट इज टू सेलिब्रेट फ्रीडम, उतना ही इंपॉर्टेंट है टू सेव द रिपब्लिक, सेव आवर फ्रीडम। यही बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।